जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने शनिवार को जिला पंचायत के नेहरू सभागार में केंद्र के बजट को सर्वजनहिताय बजट करार दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा, कोविड काल के मुश्किल दौर में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूरगामी परिणाम देने वाला बजट बनाया है। इस बजट में हर वर्ग के हितों का ख्याल रखते हुए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 में इस नए दशक का यह पहला बजट आकांक्षी और आशावान भारत को नई उड़ान के लिए पंख प्रदान करने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की क्षमता पहचानते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जनता के सामने रखा। यह बजट आत्मनिर्भरता के उसी संकल्प को पूरा करने की मजबूत कड़ी है। बजट को लेकर जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने क्या खास बातें कहीं, आप भी सुनिए। करने के लिए हम लोगों ने और 1 करोड़ परिवारों को, 1 करोड़ माताओं को हम लोगों ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाभान्वित करने की बात कही है। 2021-22 में इस बजट को बढ़ाया गया है और 1 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए इसको किया गया। मैं उज्ज्वला योजना की बात यहाँ पर कर रही हूँ। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य के लिए मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया था, जो पहले बजट था 94,000 करोड़ को बढ़ा करके 2.38 लाख करोड़ 2.38 लाख करोड़ किया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए जो सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जो स्वास्थ्य की जहाँ पे भी सुविधाएं प्रदान होती हैं, तो CSC PSC जो जिला अस्पताल है उनको सशक्त बनाने की भी बात करें। 35,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन के लिए उसका प्रावधान रखा है, वित्त मंत्री जी ने उसका प्रावधान रखा है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है आप लोगों को हम आप जो कोरोना की वैक्सीन फ्रंट लाइन वालों को लग रही है, तो इनका क्या कसूर ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों जगह जाते हैं, इसलिए नहीं लगती? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, हम लोग को भी वैक्सीन नहीं लगा तो, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसलिए बने, सिर्फ मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही हूँ, अपने पत्रकारों की भी बात कर रही हूँ कि हम सेवा के लिए बने और सबका नंबर आएगा। अब पुलिस वालों के बाद पत्रकारों का ही नंबर आना है पुलिस वालों के बाद पत्रकारों का ही नंबर आना है। मैंने जैसे बोला था शुरू में कि मैं धन्यवाद देती हूँ इस देश की एक एक जनता का धन्यवाद देती हूँ कि किसी में भी इम्पेशेंस नहीं है, सब पेशेंस के साथ अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को तो कोरोना वॉरियर्स की उपाधि मिली ही है कि सभी पत्रकार, जिस समय लोग घरों में रहते थे, घरों से निकलना नहीं चाहते थे, उस समय आप सड़कों पर उतरकर जो स्थिति थी वो आप उसका जायजा आप हम सबको, पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को बताते थे कि किस तरीके से लोग परेशानियों को झेल रहे थे। उसके बाद किस तरीके से सरकार ने प्रोएक्टिवली काम किया, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रोएक्टिवली काम किया, पत्रकारों ने प्रोएक्टिवली काम किया, डॉक्टर्स ने प्रोएक्टिवली काम किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोएक्टिवली काम किया। ये आपने दिखाने का काम किया, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने समय का इंतजार कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों का ही नंबर आएगा। और एक की बिल्डिंग बनी खड़ी है, पूरा ट्रामा सेंटर, हार्ट, ये बार बात होती है, ये अहम जरूरत है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो या तो फिर ऊपर उसका होता है, क्योंकि यहाँ हार्ट नहीं चलता। क्योंकि मैं इस बात को मानती हूँ और इसीलिए मैंने जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो बजट का प्रावधान रखा गया है, जो शिक्षा की दृष्टि से जो बजट का प्रावधान रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश में भी उसका सहयोग मिलेगा। जैसे मैंने कायाकल्प की बात की कि 15,000 जो पहले से बने हुए स्कूल हैं, 15,000 स्कूल का कायाकल्प होगा, तो उसमें मैं DM साहब को बोलूंगी कि उसमें वो भेज दें। एक बार बजट यहाँ पर आ गए बजट को लेकर सभी शिक्षा की अगर मैं बात कर रही हूँ तो चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी की कायाकल्प की मैं बात कर रही हूँ। और अगर स्वास्थ्य की भी आपने बात की तो ये भारत सरकार ने बजट का प्रावधान को बजट बढ़ाया है, उन्होंने इसलिए बढ़ाया है ताकि जिस तरीके से हमने कोरोना काल में देखा कि जो समस्याएं आ रही थी, तो ट्रेनिंग देने का काम हम कर रहे हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो सशक्त हो जाए। तीसरी बात, मनरेगा के माध्यम से भारत सरकार ने मनरेगा में जो पहले 61,000 करोड़ का बजट था, हो सकता था, उस समय मानसून का टाइम था, भारत सरकार ने संशोधन किया उस एक्ट में और भारत सरकार ने उस संशोधन के बाद ये कहा कि उसमें संशोधन करके
ये इम्प्लीमेंट किया कि मानसून के दौरान भी मनरेगा के माध्यम से काम होगा। पहले मानसून के दौरान नहीं होता था, तो उस समय उसकी पूरी उपयोगिता हम लोगों ने की। ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड्स हम लोगों ने बनवाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम में हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। तो प्रदेश सरकार भी उनके विषय में सोच रही है। मैं एमएसएमई की बात करूंगी, आप कुटीर उद्योगों की बात कर रहे थे। आप देखिएगा कि कोरोना के दौरान ही माननीय योगी जी ने कितने एमएसएमई के माध्यम से कितने उद्यमियों को लोन दिलाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। देखिए, कोई भी राज्य जो है और कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों में एक समन्वय बना करके काम करती है। भारत सरकार ने जो बजट का प्रावधान किया है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, करेगी। आप चिंता मत करिए। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बस भेज सकते हैं बॉर्डर पे अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हर राज्य में अपना एक नोडल ऑफिसर भेज सकते हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए। आपकी सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी है, उनका क्रियान्वयन जो है जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग बढ़िया। किस योजना की आप बात कर रहे हैं? आपकी जितनी योजनाएं हैं हमने किस देखा। योजना की बात? अगर मैं शौचालय की बात करूं, आपका स्वच्छ भारत मिशन शौचालय बन रहे हैं, 10,000 रुपए से ज्यादा किसी के खाते में नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात सुनिए। पहला किस्त 6,000 रुपए का आता है और वो बीच में कहीं नहीं जाता, सीधे लाभार्थी के अकाउंट में आता है। पूरी बात आप मेरी सुन लीजिए। एक पर्टिकुलर लेवल है कि जब यहाँ तक बना लेगा लाभार्थी, उसके बाद नेक्स्ट 6,000 रुपए उसके अकाउंट में जाते हैं। ऐसा सीतापुर में नहीं होगा। तो क्या 10,000 आ रहा है उसके अकाउंट में? हम करें 10,000 लाखों में गाँव ऐसे हैं लाभार्थी को अब जानकारी की प्रधान ने आवास मिल अभी आप ही के भाई ने बताया। मेरे मनरेगा में नंबर 1 है मनरेगा में रोजगार देने में नंबर 1 है। की मैं बात नहीं कर रहा भैया। स्वच्छ भारत, जो स्वच्छ भारत मिशन है, ऐसा हो ही नहीं। आप हमको एक केस ला दीजिए, मैं कार्रवाई करवा दूंगी जिसमें अकाउंट में अगर 10,000 रुपए आए हैं। 10,000 आ ही नहीं सकता। पहला किस्त सुन लीजिए आप, पहला किस्त 6,000 का आता है, दूसरा 6,000 का आता है। तो आप मुझे एक रिपोर्ट ला के दे दीजिए, मैं डीएम साहब को दे दूं। ये मैं कह रही हूँ, प्रभारी मंत्री में कह रही हूँ। आप दे दीजिएगा अचित जी को, अचित को पूरी लिस्ट दे देंगे। धान खरीद की विधायकों ने रिपोर्ट दी थी, उसमें क्या हुआ? ये तो मैं और विधायक, हम सरकार और माननीय विधायक हम लोग सब तय कर लेंगे। आज केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ था 2021-22 के लिए, उस बजट के ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपद में, प्रभारी जिले में उस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और मैं भी उसी उद्देश्य से सीतापुर आई हूँ। अभी मैंने आप उसकी रिकॉर्डिंग कर भी रहे होंगे, क्योंकि एक आधी योजनाएं नहीं है। अगर मैं फिर बताने बैठूंगी तो घंटों लग जाएगा। ये सारी योजनाएं हैं जिसमें भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, वो उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ऐसे व्यक्ति हों जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, सभी बातों का ध्यान रखा गया। और अब हम लोग अभी जल्द ही कोरोना काल से गुजर कर आए हैं, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी पूरी तरीके से पूरी दुनिया उससे उभरी नहीं है। तो किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा हम सशक्त बना सकते हैं, उन सारे विषयों का ध्यान रखा गया। मुझे लगता है कि इस विषय पर आपको उत्तराखंड सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा हूँ। तो मेरा कुछ भी कहना, एक मैं संवैधानिक पद पर हूँ और दूसरे राज्य के बारे में कुछ भी कहना शायद गलत हो जाएगा, तो ये उचित नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। देखिए, होता ये है कि जब तैयारी चलती है, जब कहते हैं कि जब किसी को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब
कहते हैं ना कि बहुत कुछ जब मिलने की चाहत होती है कि जब चीज़ें अच्छी मिल जाएं, अच्छा हो जाए, तो उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो आज इसीलिए सीतापुर में जो अमृत योजना के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, भविष्य में सीतापुर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो एक साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। तो आवश्यक है कि मैं आप सबको कहूँगी कि उसमें सहयोग करिए। और जो मैं सीतापुर को देखती हूँ, मुझे विश्वास है कि सीतापुर के सभी लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन किसान एक ही घर में बैठा हुआ है, समय बीतता जा रहा है। कारण क्या है कि आपकी बात वो समझ क्यों नहीं पा रहे? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20 दिनों में मैं 5 या 6 बार सीतापुर आई हूँ, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि क्या पूरे जो आप किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान धरना दे रहे हैं, वो किसान है या कोई और है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश का हर एक व्यक्ति भी जानता है। मैम आज प्रदेश और केंद्र सरकार नित्य नए कानून बना रही है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार पत्रकारों के लिए कुछ सोच रही है, पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में कुछ सोच रही है? देखिए, सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि वर्ग के अनुसार अलग अलग होगा। आप इस देश का हिस्सा हैं, इस समाज का हिस्सा हैं। जब समाज की सुरक्षा की बात आती है तो उस समाज में आप भी हैं। नहीं है तो कहने पे है ना, कहने पर है, आप इस समाज का हिस्सा। हम एमएसपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बेकार में उन चीजों को एजेंडा बना करके और उन विषयों पर चर्चा करता है। मैं एमएसपी की भी बात करूंगी, आप उसका भी कंपैरेटिव स्टडी अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, किसान भाइयों के आय को दुगना करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम उनको एक सपोर्ट प्राइस प्रदान कर रहे हैं, जो एमएसपी है वो प्रदान कर रहे हैं। 2013-14 में जो तब की सरकार थी, उस समय 236 करोड़ की दाल की खरीद हुई थी, बस सिर्फ 236 करोड़ की दाल की खरीद हुई थी। और अगर मैं 2020-21 मोदी सरकार की बात करूं तो यहाँ पर 10,530 करोड़ की दाल की खरीद हुई है। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव हुआ है, किस तरीके से जो आज किसानों की बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि आकर आप इन आंकड़ों को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि किसानों के लिए कौन सी सरकार हितकारी है, वो जो मात्र 236 करोड़ की दाल की खरीद कर रही थी, या ये जो 10,530 करोड़ दाल की खरीद कर रही है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर मैं धान खरीद की भी अगर बात करूं तो 1 लाख, ये अनुमानित है, 1,72,000 करोड़ से अधिक धान की खरीद की गई है। आप इस कंपैरेटिव स्टडी को देखिए, और जब हमने काम किया है तभी हम इन आंकड़ों को पेश कर रहे हैं। अगर हम ये काम नहीं किए होते तो शायद हमारे अंदर वो एक कंपैरिजन करने का जज्बा नहीं होता। आज हमने इन चीजों को धरातल पर उतारा है, हमने अपने किसान भाइयों को लाभान्वित किया है इन योजनाओं के माध्यम से, तभी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आधारभूत संरचना की भी बात करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी देश कोविड का सामना आज भी कर रहा है। ये जरूर कहूंगी कि 2020 के शुरुआती दौर में जो स्थिति थी, आज हम उससे काफी उभर चुके हैं। और भारत जिस तरीके से एक सशक्त देश के रूप में उभर कर आया है कोविड के दौरान, पूरी दुनिया ने भारतवर्ष का लोहा माना है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उनकी जो एक सोच थी, एक जो विश्वास था हम सब पर, भारतवासियों पर जो एक विश्वास था, कहीं ना कहीं आज वही धरातल पर उतर कर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान, जब कोविड काल चल रहा था, उस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल। और जब आप बजट देखेंगे 2021-22 का, तो आपको वही परिदृश्य, वही उनकी सोच आपको उसमें झलकेगी कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर वर्ग का ध्यान रखा है और हर वर्ग के लिए उस बजट को लेकर आए हैं। और ये भी भूलने वाली बात नहीं है कि ये बजट तब आया है जब इस दशक का, एक तो ये पहला बजट है, और तब आया है जब कोविड से अभी हम पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाए हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि विपक्ष ने ये कहा था कि पूरा का पूरा जो कोविड के दौरान बहुत फाइनेंशियल बर्डन आया, बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा था कि अब ये पूरा का पूरा जो आम जनता है, सरकार उसी पर
पूरा डाल देगी, लेकिन आपने देखा होगा कि इस समय भी जब हम बहुत कॉन्स्टेंट से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत ने इसको दिखाया कि कुछ करने की अगर क्षमता है तो हम ही लोगों में है। और जब भारत एकजुट होता है, जब भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है, तो वही ऐसे बजट को पेश कर सकता है। मैं आदरणीय सीतारमण जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जिस बजट को पेश किया है उसमें हर वर्ग का, चाहे किसान भाई हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे अगर एक आम जनता की दृष्टि से देखें कि अगर हम आने जाने रास्तों की बात करें, परिवहन की बात करें, तो हर दृष्टि से एक सशक्त भारत को खड़ा करने में महिलाओं का जो उनको सशक्त बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। अब सर्वप्रथम मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूंगी और इसकी शुरुआत में इसलिए कर रही हूँ कि हम सब जानते हैं कि कोविड के टाइम में पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि हर देश में, हर राज्य में ये बहुत आवश्यक था कि वो मेडिकली बहुत स्ट्रांग हो, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी फैसिलिटीज है वो बहुत स्ट्रांग होना आवश्यक था। और इस बजट जो NHM है उसको और ज्यादा उसका विस्तारीकरण हो रहा है। 7,000 ग्रामीण और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल उसकी जो प्रणाली है स्वास्थ्य देखभाल की, उसकी क्षमताओं को हम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो कोविड के दौरान में, शुरुआती दौर में ऐसा कोई भी, सिर्फ मात्र 1 लैब था पूरे उत्तर प्रदेश में, बाद में फिर 6 लैब हुए। जो हम अपने जो वायरोलॉजी का जो टेस्टिंग लैब था वो था। आज देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक सशक्त राज्य के रूप में निकल कर उभरा है, बाहर आया है। और वही चीज मैंने देखा कि जो बजट में आया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सशक्त नहीं होगा, पूरा देश सशक्त होगा, हर राज्य सशक्त होगा। मैं गरीब कल्याण की बात करूंगी कि इस बजट में गरीबों का भी ध्यान रखा गया है। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान किस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने सामानों को उठाकर वापस आ रहे थे, अपने अपने प्रदेश में वापस आ रहे थे, अपने अपने घरों में वापस आ रहे थे, क्योंकि उनके मन में एक असंतोष की भावना थी कि सारे काम बंद हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था, उन काम करने जा नहीं रहे थे, पैसा वो कमा नहीं रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम खाएंगे कहाँ से। उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान ही उन्होंने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की घोषणा की थी और उसी दौरान हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अगर आज के परिवेश में मैं बात करूं, बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और अगर आज की मैं बात करूं तो 31 ऐसे राज्य हैं जिसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड के आधार पर राशन कार्ड सबका बन गया है। तो जो भी प्रवासी मजदूर है, इस तरह के लोगों को कभी अब भविष्य में परेशानी नहीं होगी, वो कहीं पर भी अपना राशन कार्ड देख। पहले 10 साल या जब प्रधानमंत्री जी आए, अटल जी आए, तो जब वो सांसद थे लखनऊ से, उसके पहले मैं लखनऊ की बात करूंगी, सड़कें इतनी खराब थी। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अटल जी जब लखनऊ से चुनाव लड़े और सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री बने, तो लखनऊ का जो जिस तरीके का परिदृश्य पहले था वो बिल्कुल उसमें बहुत बदलाव आया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है 2014 से, आप देखिएगा उससे पहले सड़कों की क्या हालत थी और उसके बाद सड़कों की क्या हालत है कि आज हम जब कहीं चलते हैं, यहाँ से हम दिल्ली भी जाते हैं, यहाँ से हम अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसके अलावा भी मैं सीतापुर आती हूँ, ये कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन पहले सीतापुर आने में जब नैमिष हम लोग दर्शन करने पहले जाते थे तो पहले ही हाथ पर ठंडे पड़ जाते थे कि भाई रास्ता बहुत खराब है। जब यहाँ से हमें इसी रोड से हम इसी रूट से जाते थे, शाहजहांपुर वगैरह जाते थे, तो पहले ही हाथ पैर फूल जाते थे। आज मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जब सड़कों की बात इसलिए कर रही हूँ कि शायद बहुत सारे लोग बाहर नहीं गए होंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को ही देखेंगे तो 2014 के पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर सड़कों की और आज क्या स्थिति है, तो उसमें अपने आप में बहुत बदलाव आया है। और मैं अगर बजट की बात करूं कि सड़कों के लिए जो बजट अगले साल हम 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण, जो बजट आया है उसमें अगले साल हमको 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और
कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन हुआ है। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कन्याकुमारी में भी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये अपने आप में कि किस तरीके से, देखिए आज हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आप एक्सप्रेसवे से जाइए या किसी हाईवे से जाइए, हाईवे भी अब इतने अच्छे बन गए हैं। मुझे कल सुल्तानपुर जाना है, लेकिन मात्र 2 घंटे लगे। कार्यक्रम है जो सुबह ही कार्यक्रम है, लेकिन कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाने में मात्र 1.5 से 2 घंटा ही लगना है। तो इस तरह की सड़कें जब होती हैं, इस तरह की कनेक्टिविटी जब होती है, और शायद कोई भी प्रदेश जब तक भारत सरकार का सहयोग ना हो, जब तक उनका बजट हमारे पास ना आए, हम नेशनल हाईवेज को इतना अच्छा नहीं बना सकते हैं। जब नेशनल हाईवेज अच्छे होते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा होता है, व्यापार उतना अच्छा होता है, और जितना अच्छा व्यापार होगा कहीं ना कहीं हमारे हर राज्य के है कि सिर्फ पैसे से ही लाभ पहुंचे। अगर हम कहीं आ जा भी रहे हैं, हम को किसी व्यापार की भी बात कर रहे हैं, तो हर माध्यम से, अगर हम कृषि की भी बात कर रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं, हम गरीब कल्याण की भी बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हर वर्ग को सशक्त बनाया जाए, उसका इस बजट में ध्यान रखा गया है। मैं शिक्षा और जो रिसर्च है उसकी बात करूंगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से भारत सरकार का ध्यान शिक्षा को लेकर के है। जो एक पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जिसको कि हम बार बार इस बात को कहते थे कि कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना चाहिए, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट की जो ऐसी जो कोर्सेज हैं उसको उन्होंने स्कूल में भी इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आपका मेरिटोरियस बच्चा हो और वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। ये एक मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता थी, ऐसी मानसिकता को कि हर एक बच्चों के पर भी एक प्रेशर रहता था कि तुम्हें इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। कभी भी कोई भी, हमारी 5 उंगलियां हैं, ये भी बराबर नहीं होती हैं, और हमें भी अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है कि ये आवश्यक नहीं है कि एक जो बच्चा 95% या 99% या 90% ला रहा है उसी के अंदर क्षमताएं हैं। हो सकता है कोई बच्चा 40% लाता हो, 45% लाता हो, लेकिन उसकी आर्ट उसकी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, उसका मन लगता हो फोन को बनाने में, टीवी के लिए कुछ बनाने में। हो सकता है कि वो किसी और क्षेत्र में वो बहुत अच्छा काम करता हो। तो उन चीजों को प्रमोट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया, और जो नई, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा विभाग आंगनवाड़ी है, उसको भी जोड़ा गया है नई शिक्षा नीति से। मैंने देखा कि अभी इसकी शुरुआत ही हुई है, लेकिन जिस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है आंगनवाड़ी वर्कर को, अभी एक ही जनपद में हुआ है, वो अपने आप में ये देखने को मिलता है कि इससे हमारे बच्चे कितना लाभान्वित होंगे। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो पहले से जो 15,000 स्कूल जो चल रहे थे, उनको हम आदर्श स्कूल के रूप में हम लोगों ने कंसीडर किया, भारत सरकार ने उसको लिया है, और कायाकल्प के माध्यम से उसको पूरा उसका रेनोवेशन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने अपने सभी स्कूलों को सुदृढ़ किया था। भारत सरकार ने अभी उसमें और एड ऑन करके 15,000 ऐसे स्कूल है जिनको आदर्श स्कूल मान करके, और उसका सुदृढ़ीकरण हम करेंगे। नए स्कूल खोलने के लिए 38,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि जो सुदूर क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, जहाँ पर स्कूल की सुविधाएं नहीं है, वहां पर भी स्कूल्स बनाए जाए, ताकि एक जो बच्चे बहुत दूर नहीं जा पाते हैं, अगर मैं बताऊं ऐसे इंटीरियर्स जहां पर शायद कोई ऐसा साधन नहीं है जहां से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए, तो हर जगह पर बच्चों के लिए स्कूल अप्रोचेबल हो, उसके लिए 38,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। पता है कि सीतापुर से भी बहुत सारे लोग, मेरे बहुत पत्रकार बंधु भी वहां पर गए होंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मैं अपने आप के बारे में बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उसका प्रोडक्शन, वैसी चीजों का जो जिस तरह के इक्विपमेंट्स थे, जिस तरह के जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उस तरह का वो प्रोडक्शन भारतवर्ष में हो रहा है। ये अपने आप में देखने में और सुनने में गर्व महसूस होता है कि हमारा देश आज इतना सशक्त हो गया है कि आज हम इस तरह के लड़ाकू विमानों का, तोपों का हम लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और बाहर के देशों में सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर के देशों के भी डिमांड को हम पूरा कर रहे हैं। इसका अगर मैं इसके लिए भी भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उस बजट में बढ़ोतरी किया है, ताकि
क्योंकि जब तक हम सुरक्षा को लेकर हम सजग हैं और इसीलिए बढ़ोतरी किया गया है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर देश सुरक्षा की दृष्टि से सशक्त नहीं होता तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे निर्णय लेने में शायद प्रधानमंत्री जी को एक बार पीछे हटना पड़ता। लेकिन उन्हें विश्वास था इस देश के सैनिकों पर, उन्हें विश्वास था इस देश के साइंटिस्ट पर, इसीलिए हम आज हर जगह जीत का परचम लहरा रहे हैं। कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा किस तरीके से चाइना की जो मंशा थी, उस समय सारा पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी और चाइना ने अपने मंशा को उस समय भी पूरी दुनिया में दिखाया कि उसकी सोच कितनी खराब है कि जब हर एक देश अपने लोगों को बचाने में लगा था, किस तरीके से उनको सुरक्षित किया जाए, तब भी चाइना कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिव सोच है उसकी, जो एक विकृति कहनी चाहिए कि उनकी सोच में जो विकृति है वो वहां पर दिख रही थी। और वो सिर्फ हमने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अगर उनका भी मुंह तोड़ जवाब देने का समय आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। स्टूडेंट आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।